हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और वी आर एट द एंड ऑफ आवर बुक ऑफ क्लास 6 और कुछ चैप्टर्स रह गए हैं मेरे पास। प्रेजेंटेशंस तो मैंने बना लिए हैं। बिफोर दैट कुछ चैप्टर नंबर हम 8 पर थे और यहाँ हमारा पार्ट जो है वो एंड हुआ था। अब हम जो है वो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। और जनाब चैप्टर है आपके पास फोर्स एंड मैकेनिक्स। तो चलें देखते हैं इसको ज़रा जी। फोर्स एंड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 9, इसका पहला एमसीक्यूज़ आपके पास आने वाला है। व्हील एंड एक्सल इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ। व्हील और एक्सल जो है वो ख़ास किस्म की एक मशीन है, लेकिन उन्हें हम कहते क्या हैं? पुली, लिवर, मोटर या ऑल ऑफ दैम? एंड द राइट आंसर इज़ यस, लिवर। व्हील एंड एक्सल जो है उसको हम लिवर कहते हैं। अब ये लिवर की कैटेगरी में आती है व्हील एंड एक्सल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, जो सेंट्रल पॉइंट, इसको फलक्रम भी कहते हैं, शायद अभी आगे आएगा। ये सेंट्रल पॉइंट से ये जो आप कह लें कि एक्सल है ये जुड़ा हुआ है और इधर कुछ सम काइंड ऑफ अ व्हील इधर जुड़ा हुआ होता है। इसकी पोजीशन कह लें या इसकी सिमेट्री इसी तरह से होती है। व्हील जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट के साथ एक एक्सल के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस पूरी कंडीशन को हम लिवर कहते हैं। तो ये लिवर वो वाला लिवर नहीं है जो हमारा जो बायोलॉजिकल लिवर है, ये वो नहीं है। ये लिवर, इसको लिवर कह लें या लीवर कह लें, व्हाटएवर जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। LEVER ये वो वाला है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को जो है हम लिवर कहते हैं और ये व्हील और एक्सिस जो है वो लिवर की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं। ऑलराइट, व्हील हैव अ सेंटर पॉइंट इज़ कॉल्ड। अभी मैं बता चुका हूँ वैसे। व्हील जो है उसका एक जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुली, ड्रिल, मोटर या फलक्रम? एंड द राइट आंसर इज़ फलक्रम, ठीक है। इसको हम फलक्रम कहते हैं। ये पूरा व्हील दिख रहा है आपको, ऑलराइट। और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट को मैं कहता हूँ फलक्रम। और यहीं से जो है ना एक्सल जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक्सल नज़र आ रहा है पूरा आपको और ये पूरा व्हील नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक्सल और व्हील ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? लिवर। और व्हील का जो है सेंट्रल पॉइंट वो क्या कहलाएगा? फलक्रम। तो आई होप कि सिमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। ये एक लिवर है पूरा, इसमें ये एक्सल है, ये व्हील है और व्हील का सेंटर पॉइंट जो है वो है फलक्रम। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, व्हील हैव अ रॉड दैट गोज़ थ्रू इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड। ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी है, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जो व्हील है सेंटर में इसके से जो रॉड जारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पुली, ड्रिल, एक्सल या सेंट्रल रॉड? एंड द राइट आंसर इज़ एक्सल, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको कि ये व्हील है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है फलक्रम, इसके थ्रू एक रॉड जारी है, ये रॉड जारी है। इस पूरी रॉड को मैं एक्सल कहूँगा और कलेक्टिवली इसको मैं लिवर कहूँगा। तो व्हील एंड एक्सल और लिवर, फलक्रम, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इनसे किसी भी तरह के MCQs बने तो हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ दैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल? ठीक है, आपको चार जो हैं वो कुछ मशीन्स दे दी गई हैं और बताए और आपसे पूछा जा रहा है कि देखें और बताएं, सोचें कि इनमें से कौन सी फॉर्म है जो कि व्हील और एक्सल के क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। सीसॉ, कार स्टीयरिंग, बॉटल ओपनर, नाइफ। इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। सीसॉ देखा है ना आपने सब ने, वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके ऊपर एक प्लेन जा रहा होता है और एक बंदा यहाँ बैठा होता है, एक बंदा यहाँ बैठा होता है, और वो वेट की डिसबैलेंस की वजह से या वेट के आप कह लें कि सही प्रोपोर्शन ना होने की वजह से वो वन साइड और सेकंड साइड मूव करता रहता है। तो ये तो सीसॉ मशीन हो गई। यहाँ पर जो है वो व्हील एंड एक्सल का मुझे आप कह लेंगे फार्मूला फिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बॉटल ओपनर में भी कुछ सिमेट्री लग तो रही है कि उसमें एक एक्सल टाइप की लंबी सी चीज़ होती है, लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो सेंट्रल पॉइंट से कहाँ अटैच होगा। नाइफ़, डेफिनेटली नाइफ़ तो हो ही नहीं सकती बिकॉज इट्स अ सिंगल मशीन। कार स्टीयरिंग में देखूँ तो एक मुझे राउंड सा व्हील की तरह से नज़र आएगा और उसके एक सेंटर पॉइंट से एक एक्सल निकल रहा होता है जो कि जाके कनेक्ट हो रहा होता है दो व्हील्स के साथ। तो ये मुझे नियर टू व्हील एंड एक्सल लग रहा है, कार स्टीयरिंग।
इसको हम सोच सकते हैं, दैट शुड बी द राइट आंसर। लेट्स चेक आउट। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये कार स्टीयरिंग है और ये गॉड फोर्ड का ये जो है स्टीयरिंग है, और इसके साथ जो है एक्सेल अटैच है, ठीक है। ये इट लुक्स लाइक अ व्हील, और इसके साथ ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ ये फोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से एक्सेल अटैच होगा और वो नीचे की तरफ जा रहा होगा और वो 2 टायर्स के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री बन रही है ना पूरी, ये व्हील और एक्सेल की बन रही है, और कार स्टीयरिंग इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, अ सिंपल मशीन दैट हैज़ अ व्हील with groove and belt rope runs over it is called। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक छोटी सी एक सिंपल सी मशीन है, ठीक है, जिसमें ग्रूव निकला हुआ है। ग्रूव का मतलब होता है गहराई, कोई गहराई सी उसके अंदर आ रही हो, और उस गहराई के ऊपर, उस ग्रूव के ऊपर जो है वो बेल्ट रोप जो है वो रन कर रहा हो। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली हमारे घरों में जो मोटर होती है, पानी की जो मोटर होती है, उसमें एक बेल्ट लगा हुआ होता है। तो उसका जो पहिया होता है, आपने वो व्हील जो देखा होगा, उसमें एक ग्रूव होता है। उस ग्रूव की वजह से वो बेल्ट उसके ऊपर आ जाती है, उस स्पेस में आ जाती है, और फिर वो रन कर रही होती है। तो ग्रूव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक ऐसा व्हील जिसके अंदर ग्रूव हो और उस ग्रूव के अंदर परफेक्टली एक बेल्ट फिट हो जाए, एक बेल्ट रोप फिट हो जाए, तो मैं ऐसी इस तरह की पोजीशन को या इस तरह की सिमेट्री को क्या कहूँगा? इस तरह की जो मशीन होती है, क्या वो पुली कहलाती है, क्या वो गियर कहलाती है, क्या वो स्ट्रिंग कहलाती है? कैन आई कॉल इट अ लिफ्टर? एंड द राइट आंसर इज़ पुली। यस, व्हाई नॉट, हम उसको पुली कहते हैं। देखो वही कंडीशन आ गई, ये एक व्हील है और ये इसका स्पेस दिख रहा है आपको, ग्रूव। इस ग्रूव के अंदर परफेक्टली एक रोप जो है वो इसके ऊपर रन ओवर कर रही है, और इस पुली के थ्रू जो है मैं वेट भी लिफ्ट करता हूँ। तो ऐसी सिंपल मशीन जिसका व्हील हो और उसके अंदर ग्रूव हो और उस ग्रूव पे एक बेल्ट रन ओवर कर रही हो, उसको मैं पुली कहता हूँ। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। When a pulley is hinged with fixed support is termed as। अच्छा, पुली तक तो हम पहुंच गए। अब उन्होंने पुली की एग्जाम्पल दी है कि अगर पुली को मैं हिंज्ड कर दूं, हिंज मतलब अटैच कर दूं या फिक्स कर दूं किसी एक जगह से, लटका दूं उसको किसी एक जगह पे एक फिक्स सपोर्ट के साथ, तो ऐसी पुली को मैं क्या कहूँगा? फिक्स्ड पुली, स्टैटिक पुली, जॉइंटेड पुली, मूवेबल पुली। अब ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग को आप कह लें कि इसमें आंसर्स हैं। फिक्स्ड पुली, स्टैटिक पुली, जॉइंटेड पुली, मूवेबल पुली। अब ये जो मूवेबल पुली तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज पुली तो खैर मूव करती है। ये 3 ऑप्शंस में आप शायद कंफ्यूज हो जाओ यार। फिक्स्ड का मतलब भी वही होता है, स्टैटिक का मतलब भी वही होता है, जॉइंटेड पुली, स्टैटिक भी मेरे ख्याल से इसको निकाल दें, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से हो सकता है या तो फिक्स्ड पुली या जॉइंटेड पुली, ठीक है। द राइट आंसर इज़ यस, फिक्स्ड पुली। इसके नाम से ही लग रहा था। मैं अगर बैक करूँ थोड़ा सा, इन्होंने यहाँ पे थोड़ी हिंट दे दिया आपको, व्हेन अ पुली इज़ अ हिंज विद फिक्स्ड सपोर्ट, तो इससे ही मुझे कुछ लग रहा था कि ये फिक्स्ड पुली ही होगी। ये देखें, ये है हिंज्ड, ये मेरा माउस कर्सर आप देख लें, ये हिंज्ड हुई हुई है एक फिक्स्ड पॉइंट से। यहाँ मैंने इसको हिंज्ड किया हुआ है, एक फिक्स। अब ये कहीं जा नहीं सकती, कहीं मूव नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड हुआ सिंगल पॉइंट से फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम फिक्स्ड पुली कहते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब ये देख लो, मूवेबल पुली देख लो आप। मूवेबल पुली के अंदर क्या होता है कि ये नीचे वेट आ रहा है इसका, ठीक है। इस वेट को मैं कहीं भी लेके मूव कर सकता हूँ। दिस टाइप ऑफ पुली इज़ फ्री टू मूव। ये कहीं फिक्स नहीं हुई हुई ना, ये तो वेट से फिक्स हुई है, मतलब इस वेट को लेके मैं इस पुली को लेके कहीं भी मूव करवा सकता हूँ। आपने क्रेन्स देखी होंगी, बड़ी बड़ी बहुत सारी जो क्रेन्स होती हैं, जब वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, तो उन क्रेन्स के अंदर जो है वो इस तरह की फ़िक्स पुलीज़ लगी हुई होती हैं, और वो क्रेन का जो आप कह लें कि आर्म होता है, वो उसको लेके कहीं भी मूव कर रहा होता है। तो ये मूवेबल पुलीज़ होती हैं जो कि फ्री टू मूव होती हैं। आगे चलते हैं, आपको डबल पुली सिस्टम के बारे में ही बता रहे हैं। ये देखें, डबल पुली आ गई है। डबल पुली सिस्टम जो है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड पुली एंड फ्री पुली। देखो, ये फिक्स्ड पुली है, हिंज्ड हुई हुई है एक जगह से, एक फिक्स्ड पॉइंट से इसको, और इसी के साथ जो है एक फ्री पुली जो है वो अटैच हुई है, और इन दोनों की एडिशन की वजह से मैं इसको डबल पुली सिस्टम कहता हूँ, और इसकी वजह से मुझे एफर्ट जो है वो कम लगानी पड़ती है। तो दिस टाइप ऑफ पुली कंसिस्ट ऑफ 2 पुलीज नोन एज डबल पुली सिस्टम। यप, ये आप देख लें, मैं इसी की बात कर रहा था। ये आ गई मूवेबल पुली, ठीक है। मैं इसको ले के इस आर्म के ज़रिए कहीं भी मूव कर सकता हूँ।
कॉमन एग्जांपल्स याद रखनी है पुलिस की, बिकॉज ये कहीं से भी बनाएगा और ऐसे पूछेगा कि फ्लैग होस्टिंग पोल ये कौन सी मशीन की एग्जांपल है, लीवर की, व्हील एंड एक्सेल और पुली एंड गियर, इस तरह के एमसीक्यूज दे सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें कॉमन पुलीज़ याद रखनी है। क्रेन्स जो हम देखते हैं, दे आर वर्किंग ऑन पुली सिस्टम। एलिवेटर्स, ये लिफ्ट या एलिवेटर्स जो हमारी बिल्डिंग्स में या बड़े बड़े आप कह लें कि कॉलेजेस में या ऑफिसेज में, दफातर में जो एलिवेटर्स हम यूज़ करते हैं, दे ऑल, मॉल्स के अंदर, दे ऑल आर वर्किंग ऑन पुली सिस्टम। वेल सिस्टम ऑफ वाटर, ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ कुएँ वगैरह नहीं होते, लेकिन गांव देहात में या विलेजेस में आप हम वहाँ जाएँ तो वहाँ अभी भी आपको वेल्स मिलेंगे, कुएँ मिलेंगे। तो कुएँ से जो पानी हम निकाल रहे होते हैं, वो जो बाल्टी ऊपर लेके आ रहे होते हैं, हम खींच रहे होते हैं, वो भी पुली सिस्टम पे डिपेंड कर रही होती है। फ्लैग होस्टिंग पोल, आप सब अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में देखा होगा, जब फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, जब हम फ्लैग को ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो हमारे हाथ में एक रस्सी होती है, हम उसको खींच रहे होते हैं, और जब हम जैसे रस्सी को खींच रहे होते हैं तो फ्लैग जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। ये पुली सिस्टम का यूज़ हो रहा होता है। तो ये 4 मेन एग्जांपल्स याद रखनी है। क्रेन, एलिवेटर्स, वेल सिस्टम ऑफ वाटर, फ्लैग होस्टिंग पोल, ये सब पुलिस यूज़ कर रहे हैं। जी जनाब, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ व्हील विद अ टीथ इज़ कॉल्ड। ठीक है भाई, ऐसा व्हील जिसके दांत निकले हुए हों। सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा है। अच्छा, ऐसा व्हील जिसके टीथ से मतलब उसकी यानी कोई आप कह लें कि उभार हो, कोई उसकी जो है वो बल्जिंग कैटेगरी हो कुछ, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉग, गियर, फिक्स्ड पुली एंड बोथ ए एंड बी। अब ऑब्वियसली फिक्स्ड पुली तो नहीं है, पुली के अंदर तो ग्रूव होता है। ग्रूव होता है जब भी उसके ऊपर, उसमें गहराई होती है, उसमें ग्रूव होता है जब भी उसके ऊपर बेल्ट आ जाती है। ये तो कह रहे हैं कि टीथ, ये एक पुली का उल्टा है, इसमें ग्रूव नहीं होगा, इसमें ऊपर कुछ पॉइंट्स निकले हुए होंगे। तो क्या वो कॉग है, क्या वो गियर है, क्या वो फिक्स पुली? तो नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी, डेफिनेटली इट लुक्स लाइक अ गियर, लेकिन इसका शायद एक और नाम ये भी हो, तो मे बी इट्स बोथ ए एंड बी, एंड द राइट आंसर इज़ यस, बोथ ए एंड बी। जो हम गियर्स होते हैं ना हमारी बाइक में, हमारी कार में और साइकिल में, जो गियर्स होते हैं उनको हम कॉग भी कहते हैं। तो ये आपको इसका सेकंड नेम याद रखना है। कॉग एंड गियर बोथ आर द सेम नेम। और ये है ऐसा व्हील जिसके ये टीथ निकले हुए हैं, ये आप देख रहे हो, ये जो पॉइंटेड टीथ हैं, ये जिस व्हील के निकले हों तो उसको मैं कॉग या गियर कहूँगा। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस तरह से पूरा एक पैटर्न बनता है। आगे चलते हैं। बाय यूजिंग गियर यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन एंड। ठीक है, आप गियर्स यूज़ जब कर रहे हो तो आपने जब गाड़ी चलाई है, कार या आप बाइक पर ही आ जाओ, जब आप गियर्स को चेंज कर रहे हो तो आप अमाउंट ऑफ फोर्स को चेंज करते हो, डायरेक्शन को चेंज करते हो, और क्या करते हो? क्या स्पीड चेंज हो जाती है? क्या एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है? क्या टाइम चेंज हो जाता है? या इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होता? सवाल समझ में आया? आपसे पूछ रहा है कि जब आप गियर्स यूज़ कर रहे हो तो आप पहले गियर में जा रहे हो या दूसरे में, पहले से दूसरे में आ रहे हो या दूसरे से तीसरे में या तीसरे से दोबारा दूसरे में जा रहे हो, जो शिफ्टिंग ऑफ गियर्स हो रही है, इसके अंदर आप डेफिनेटली अमाउंट ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है। ठीक है, गियर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके साथ और क्या चेंज हो रहा है? स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, नन ऑफ देम। आंसर आ जाए फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द राइट आंसर इज़ यस, स्पीड। वाई नॉट? स्पीड चेंज हो रही होती है गियर्स के साथ। हम गियर्स की चेंजिंग के साथ हम 3 पैरामीटर्स जो हैं उनको चेंज कर रहे होते हैं। लाइक मैं पहले गियर से जब दूसरे गियर में आऊँगा तो मेरी कार की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन गियर की चेंज हो जाएगी और अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये हमेशा याद रखना है कि जब मैं बड़े गियर से मैं छोटे गियर की तरफ आता छोटे गियर से बड़े गियर की तरफ आता हूँ, लाइक फर्स्ट से अगर सेकंड की तरफ मूव करूँगा तो मेरी स्पीड तो तेज़ होगी लेकिन मेरी अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, हम सब ने देखा होगा। लाइक जब हमारी कार या गाड़ी या बाइक फर्स्ट गियर के अंदर होती है तो उसमें फ़ोर्स तो बड़ी होती है, वो बहुत जो है ना आवाज़ कर रही होती है, लेकिन उसमें स्पीड कम होती है। स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं सेकंड गियर में लेके आता हूँ तो गाड़ी जो है थोड़ी सी स्पीड में आती है, लेकिन मैं सेकंड से थर्ड में आने के बाद अगर ब्रेक लगाऊंगा और ब्रेक लगाने के बाद मैं अगर गाड़ी को उठाऊंगा तो वो उठेगी नहीं, क्योंकि उसकी फ़ोर्स जो है वो कम हो चुकी होती है। तो मुझे दोबारा से पहले या दूसरे गियर में लाना पड़ता है ताकि फ़ोर्स के साथ वो गाड़ी फिर उठ जाए। मुझे वैसे इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करना था, बट खैर। तो आपको समझ में आया कि हम गियर की शिफ्टिंग के साथ स्पीड
डायरेक्शन और अमाउंट ऑफ फोर्स, ये तीनों चेंज कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. या बाय यूजिंग गियर्स यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन एंड स्पीड. आई थिंक ये मैंने डबल कर दिया है. ओके ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है पिछला वाला. ठीक है, ऑलराइट. अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गियर सिस्टम है. ये देख लो, अ लार्जर गियर हैव मोर टीथ एंड अ स्मॉलर गियर हैज़ लेस नंबर ऑफ टीथ. पहली चीज़ तो हम ये जान लें कि ये जो नंबर ऑफ टीथ्स हैं, ठीक है, लार्जर गियर का मतलब है कि उसका उस व्हील का या उस गियर का साइज़ भी बड़ा होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ टीथ्स भी ज़्यादा होंगे. स्मॉलर गियर का मतलब है कि उसका साइज़ कम होगा, उसके नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा होंगे. इसको आप ऐसे ले लें कि ये स्मॉलर गियर है, इसके नंबर ऑफ़ टीथ्स जो हैं वो 6 हो सकते हैं, लेकिन ये जो किसी सेकंड गियर से कनेक्ट है तो उसके नंबर ऑफ़ टीथ्स जो हैं वो 10 हो सकते हैं. ठीक है, सो द लार्जर द गियर द मोर द नंबर ऑफ़ टीथ्स इट हैव. ओके, इट हैज़. आगे बोल रहे हैं, इफ़ वी ड्राइव फ्रॉम स्मॉलर गियर टू लार्जर गियर दैन इट इज़ कॉल्ड गियरिंग अप. ठीक है, आप छोटे गियर से बड़े गियर में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं गियरिंग अप. ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs बन सकता है कि छोटे गियर से स्मॉलर गियर से लार्जर गियर में जब हम शिफ्ट करते हैं तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है. 4 ऑप्शंस आपको दे सकता है वो, तो गियरिंग अप कहते हैं. गियरिंग अप, ठीक है, हम गियर को अप कर रहे हैं. सही. स्पीड विल इंक्रीज बट फोर्स विल बी डाउन. यही जो पॉइंट मैंने पहले बताया कि जब हम गियरिंग अप करेंगे, पहले से दूसरे गियर में जाएंगे, स्पीड तो चेंज हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, गाड़ी हमारी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, लेकिन फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, एंड इसी को बिल्कुल उलट कर लो, इफ़ वी ड्राइव फ्रॉम लार्जर गियर टू स्मॉलर गियर. और अगर मैं तीसरे गियर से फिर दूसरे गियर में आता हूँ, बड़े से छोटे गियर में आता हूँ, तो उसको बोलते हैं गियरिंग डाउन. ऑब्वियसली मैंने गियर को डाउन किया है ना, तीसरे से मैं दूसरे गियर में आया हूँ. अब मेरी स्पीड तो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फोर्स जो है वो हाई हो जाएगी. मेरी स्पीड शायद कम हो जाए, लेकिन मेरी फोर्स जो है ना वो हाई हो जाएगी. इसीलिए जब कोई गाड़ी हम रास्ते में चला रहे होते हैं, अगर स्मूथ रोड होता है, साफ़ सुथरा सीधा रोड होता है, तो मैं पहले गियर से डायरेक्ट गियर अप करता हूँ, गियरिंग अप करता हूँ, दूसरे में आता हूँ, दूसरे से गियर अप करके तीसरे गियर में आता हूँ और भगा रहा होता हूँ गाड़ी को. ठीक है, लेकिन जहाँ ही कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई खड्डे वगैरह आ गए इस तरह की, तो फिर क्या होता है, मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है. अभी मैं तीसरे गियर में हूँ, ब्रेक लगाने के बाद अब मुझे गियरिंग डाउन करना है, क्योंकि स्पीड तो जो मेरी ज़्यादा थी वो अब कम हो चुकी है, फोर्स भी कम हो चुकी है. तो मैं तीसरे गियर से जो है वो फिर दोबारा आता हूँ दूसरे गियर में, ताकि फोर्स मेरी इंक्रीज़ हो जाए और मैं उस खड्डे से या उस स्पीड ब्रेकर से आराम से अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को लेके निकल जाऊँ. फिर जब दोबारा से स्मूथ रोड मुझे मिलेगा तो मैं फिर से दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में गियर अप होना शुरू हो जाऊँगा, तो मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी. सो इट्स अ जनरल एंड कॉमन फिनोमेना कि आप नंबर ऑफ़ गियर्स आप बढ़ाते जाएं, पहले से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे में आप जाते जाएं, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन फोर्स आपकी डाउन होती रहेगी. ठीक है, और अगर आप गियरिंग डाउन कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड रुक जाएगी, मगर रुक तो नहीं, कम हो जाएगी, मगर फोर्स जो है आपकी वो ज़्यादा हो जाएगी. आई होप कि गियरिंग सिस्टम मैं सही से आपको समझा पाया हूँ. अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बता देना, इसको मैं थोड़ा सा और अलग एक्सप्लेन कर दूँगा. बट इट्स क्वाइट सिंपल, ये तो हम रोज़मर्रा करते हैं ना गाड़ियाँ जब चलाते हैं. ओके, आपसे पूछा जा रहा है, अब बाइक साइकिल हैव मोर देन, एक बाइक साइकिल के कितने पार्ट्स होते हैं. एंड आई वाज अमेज्ड टू नो दैट. यानी हम डेली रूटीन में साइकिल, बाइक साइकिल, ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आपसे पार्ट्स पूछ रहा है कि 50 पार्ट्स से मिलके बनी है. टेस्ट में 100 पार्ट्स होते हैं और मोर देन की बात हो रही है, यानी इतने तो हैं ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. मोर देन 100 पार्ट्स, मोर देन 150 पार्ट्स, मोर देन 200 पार्ट्स. सो अ बाइक साइकिल हैव मोर देन 100 पार्ट्स. एक बाइक साइकिल जो है उसमें 100 से ज़्यादा पार्ट्स लगे हुए होते हैं, एंड वी डोंट इवन नो अबाउट दैट. ऑलराइट, सो इट्स एन अमेजिंग इन्वेंशन. आगे चलते हैं. अब बाइक साइकिल यूजेस विच काइंड ऑफ सिस्टम, ये आपसे पूछ रहे हैं बाइक साइकिल जो किस किस्म का सिस्टम यूज़ कर रही है. लेवर सिस्टम, पुली सिस्टम, सी सॉ सिस्टम, ऑल ऑफ देम. एंड द राइट आंसर इज पुली सिस्टम. या वाई नॉट, बिकॉज आप देख रहे हैं, अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन ये हो सकती है कि ये वाली जो बाइक की पिक्चर मैंने लगाई है, इसमें तो गियर सिस्टम भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये नॉर्मल बाइक की बात हो रही है, जो आम जो बाइक्स आएगी, बिकॉज दीज गियरिंग सिस्टम बाइक्स दे आर दी इनोवेशन
एडवांस इनोवेशन, तो मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल एक जो साइकिल होती है वो किस चीज़ को यूज़ कर रही होती है, वो पुली सिस्टम को यूज़ कर रही होती है। ये जो है आप देख लेंगे ग्रूव होता है यहाँ पे, और ये ग्रूव के अंदर जो है वो इसकी चेन जो है फिक्स होती है। तो ये पुली सिस्टम यूज़ कर रही होती है बाइक, लेकिन अब एडवांस में पुली सिस्टम और गियरिंग सिस्टम दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गियर्स कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, गियर्स जो है सब कुछ कर लेते हैं आपके लिए एक्सेप्ट एक चीज़ के बजाय। क्या गियर्स स्पीड को चेंज करते हैं? यस, मैं गियर आगे करूँगा या गियर को पीछे करूँगा तो स्पीड में फ़र्क आएगा। क्या डायरेक्शन चेंज हो जाती है गियर्स की? ऑब्वियसली गियर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। मैं जब गियर लगा रहा होता हूँ कार के अंदर तो या बाइक में भी, तो आगे वाले गियर्स के लिए मुझे, बाइक की बात करूँ अगर, तो आगे की तरफ मुझे डायरेक्ट करना होता है, और बैक होना होता है मुझे, तो फिर मैं बैक की तरफ गियर लगाता हूँ। चेंज द फलक्रम, व्हाट डज़ इट मीन, मतलब फलक्रम को कैसे चेंज होगा, इसको भी यहीं रुकते हैं। चेंज द फोर्स, यस ऑब्वियसली फोर्स चेंज होती है। तो ये तीन ऑप्शंस तो मुझे समझ में आ रहे हैं कि गियर जो है वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है गियर्स की, और फोर्स भी चेंज होती है। ऑब्वियसली हायर गियर्स की तरफ जाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगी, लोअर गियर्स की तरफ जाऊंगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। बट चेंज ऑफ फलक्रम, देखो फलक्रम तो सेंट्रल पॉइंट था ना व्हील का या किसी भी सर्कुलर सिमेट्री का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम फलक्रम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से गियर सब कुछ ही कर सकता है मगर फलक्रम को चेंज नहीं कर सकता, तो दैट शुड बी द राइट आंसर। लेट्स सी, या व्हाई नॉट चेंज फलक्रम, गियर्स जो है वो फलक्रम को चेंज नहीं कर सकते। अ गियर कैन नॉट चेंज अ फलक्रम, ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसको तो नहीं चेंज कर सकता है, ये तो फिक्स चीज़ है। या ये इधर मैं टायर में आ जाऊँ तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको फलक्रम कहते हैं। सो आई होप इट ऑल मेक्स सेंस फॉर यू। लेट्स मूव ऑन। मूवेबल पुली कैन, मूवेबल पुली क्या कर सकती है? स्पीड को चेंज कर सकती है, चेंज डायरेक्शन, डिक्रीज इनपुट फोर्स, एफर्ट। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सही है। फोर्स का हो या एफर्ट करो, जो आप फोर्स लगा रहे होगे किसी भी वेट को खींचने के लिए वो असल में एफर्ट ही होती है। ठीक है, तो डिक्रीज इनपुट फोर्स एफर्ट या इंक्रीज इनपुट फोर्स एफर्ट। एक मूवेबल पुली जो है उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्या स्पीड चेंज होगी, क्या डायरेक्शन चेंज होगी? देखो स्पीड और डायरेक्शन का तो पुली से कोई लेना देना इतना ख़ास है नहीं। ये स्पीड की चेंज और डायरेक्शन की चेंज तो गियर की तरफ आती है। मैं इन दोनों ऑप्शंस को कंसीडर कर सकता हूँ। क्या मूवेबल पुली से डिक्रीज़ इनपुट फोर्स, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो मुझे ज़्यादा लगानी पड़ेगी वेट को खींचने के लिए, या मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ इनपुट फोर्स मतलब मेरी फोर्स जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ मुझे ज़्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली देखो इसमें सेंस ये है कि पुली बनाने का मकसद क्या था कि हम जो एफ़र्ट लगा रहे हैं या जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम कम लगाएं और वेट ज़्यादा उठा लें। तो मूवेबल पुली थोड़ी सी एडवांस पुली है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे डिक्रीज़ इनपुट, मुझे अपनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी और वेट जो है ऊपर आ जाएगा। पुली जो है मेरा काम आसान कर देगी। तो मेरे नज़दीक ये सही होना चाहिए। लेट्स सी, या दैट्स राइट, डिक्रीज़ इनपुट फोर्स और एफर्ट। ये आपको मूवेबल पुली दिख रही है, ये मूवेबल पुली दिख रही है आपको, ठीक है। इससे मेरा काम आसान हो गया ना, मुझे इनपुट फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ी और काम मेरा पूरा हो गया। तो एक मूवेबल पुली से हम इनपुट फोर्स जो है वो कम लगाते हैं और उसका आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है। आगे चलते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और बहुत मज़े का चैप्टर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके पास जी। अच्छा, पहले कुछ चीज़ें समझ लो लाइट के मुतालिक, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट लाइट। लाइट कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हम सबको पता है, कॉमन फिनोमेना है ये, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली व्हेन इट स्ट्राइक्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज द रिफ्लेक्शन। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और अगर मैं लाइट के सामने इस ऑब्जेक्ट को रख दूँगा तो ये जो है, अगर तो वो शाइनी सरफेस होगी तो वो रिफ़्लेक्ट होकर कहीं चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि शाइनी हो, लेकिन शाइनी सरफेस पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। और अगर नहीं होगी तो वो यहाँ ब्लॉक हो जाएगी और शेडो बन जाता है। देखो शेडो बन गया। ये मैंने राइट के रास्ते के अंदर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, लाइट जो इससे स्ट्राइक होकर इधर उधर निकल गई कहीं, और यहाँ पर शेडो बन गया। शेडो मीन्स नो लाइट, ओके। तो लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है ओनली व्हेन इट स्ट्राइक्स टू एनी ऑब्जेक्ट। खुद में लाइट में अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की सलाहियत नहीं है। अगर उसके रास्ते में मैं कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूंगा तो वो उससे टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, अदरवाइज़ खुद लाइट जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। और एक और प्रॉपर्टी है लाइट की, वो ये है कि लाइट कैन पार्शली एब्जॉर्ब्ड ट्रांसमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट जो है वो फॉल करती है, पड़ती है,
तो वो पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है, वो हीट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है फिर, और थोड़ी बहुत जो ट्रांसमिट उसमें से गुजर भी जाती है, बट दैट इज़ अ वेरी लिटिल पार्ट। ओके, ये बहुत छोटा सा पार्ट है होता है लाइट। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई लाइट के बारे में। आगे चलते हैं। आपसे सवाल ये है, व्हेन लाइट वेव्स स्ट्राइक्स एन एब्जॉर्प्टिव ऑब्जेक्ट द एनर्जी इट ट्रांसफर्ड इनटू। अभी अभी मैंने बताया ये, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जब लाइट वेव जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, गिरती है, तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है उसका थोड़ा सा पार्ट, तो वो किस फॉर्म के अंदर हो रहा होता है? क्या वो हीट एनर्जी में हो रहा होता है, क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा होता है, क्या वो विंड एनर्जी में हो रहा होता है, या वो इनमें से सब कुछ ही हो सकता है, ऑल ऑफ देम? द राइट आंसर इज़ हीट एनर्जी। ऑब्वियसली जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ख़ुद को एब्जॉर्ब कर रही होती है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एक एग्जांपल तो आपको ये सन दिख ही रहा है कि इसकी जो सन रेज़ आ रही होती हैं, ठीक है, जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल कर रही होती हैं, अगर वो तो वो गर्म हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। और सन तो वैसे ही, मैं और करीब की एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपने पोल्ट्री फार्म्स देखे होंगे। पोल्ट्री फार्म्स के अंदर वो जो एग हैचिंग होती है, यानी जो हम ये जो फार्मर्स होते हैं ये अंडे रख के पूरे एक शेल्फ़ के अंदर, और उनको उसमें से बच्चे निकालने होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं कि बल्ब बहुत सारे जो है ना वो लगा देते हैं और उस ट्रे को प्लेस कर देते हैं। अब क्या है, वो जो एग है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, उसको हीट मिल रही होती है आर्टिफिशियली, और एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद आप देखते हैं कि उसमें से ज़िंदगी निकल आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ी करीब की एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा कि लाइट एनर्जी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, व्हेन लाइट स्ट्राइक टू एनी सरफेस एंड टर्न्स बैक द फिनोमेना प्रोड्यूस इज कॉल्ड। वेरी सिंपल, वेरी इजी, 10 बार हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में। आपसे यही कह रहा है कि लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर जब पढ़ने के बाद टर्न बैक होती है, तो उस प्रोसीजर को या उस फिनोमेना को मैं क्या बोलता हूँ? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेजिंग, ऑल ऑफ देम, एंड द राइट आंसर इज रिफ्लेक्शन। व्हाई नॉट? बिल्कुल, इसको मैं रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहता हूँ। ये आपको एक यहाँ पे तो खैर एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर, और यहाँ से लाइट रेज जो है वो स्टार्ट हो रही है, ये इधर आई और यहाँ से आके इसने अपने आप को टर्न बैक किया। तो ये जो लाइट का इंसिडेंट रे का गिरना और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके डायरेक्शन में जाना, इस प्रोसेस को मैं रिफ्लेक्शन कहता हूँ। जो रे आ रही होती है उसको मैं रे ऑफ इंसिडेंट कहता हूँ या इंसिडेंट रे कहता हूँ, और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, टर्न हो रही होती है, उसको मैं रिफ्लेक्टेड रे कहता हूँ। और हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई इक्वल्स टू आर का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल इक्वल एंगल के साथ होती है, 90 डिग्री का एंगल। तो लाइट का टर्न बैक होना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। When light strikes to any smooth surface and turn backs, the phenomena produced is called। हाँ, अब रिफ्लेक्शन की भी टाइप्स है ना। अभी आपसे कह रहा है कि लाइट जो है अगर वो किसी बहुत ही स्मूथ सरफेस के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त सी स्मूथ सी प्लेन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके दोबारा वापस जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन तो है, मगर ये किस किस्म की रिफ्लेक्शन है? क्या ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्या ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्या ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है? ऑल ऑफ देम, एंड द राइट आंसर इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल रेगुलर और परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। ये आपको दिख रहा है प्लेन मिरर, इसकी सरफेस बड़ी स्मूथ है, बड़ी शाइनी है। यहाँ से लाइट जो है वो स्ट्राइक करके एग्जैक्टली इसी एंगल के साथ दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगी। यानी जितनी भी रेज़ आ रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में रेगुलरली रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं, सारी की सारी यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से वापस जा रही हैं रिफ्लेक्ट हो, तो एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है, तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। आगे चलता हूँ। When the light strikes to any rough surface and turns back, the phenomena is called। अब यहाँ पर जो है वो रफ़ सरफेस की बात हो रही है कि रफ़ सरफेस जो है उसके ऊपर लाइट पड़ेगी और फिर जब टर्न बैक होगी तो वो किस किस्म की, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगी, मगर किस किस्म की रिफ्लेक्शन होगी? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ देम। अब जज्बात में आके ना किसी एक के ऊपर मत लगा देना, बिकॉज
ये ऑल ऑफ देम भी तो हो सकता है, बिकॉज इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और उसी को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। लेट्स फाइंड आउट द आंसर फर्स्ट, या ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये एक ही जो है रिफ्लेक्शन के जो है वो तीनों नाम हैं। पहली बात तो ये कि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल। ये आपको एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है, एक सरफेस भी बड़ी स्मूथ सी है, और ये आपको एक इरेगुलर सी सरफेस दिख रही है, कभी अप है कभी डाउन है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी इरेगुलर हो रही है। कुछ लाइटें यहाँ पड़ के कुछ इधर जाएंगी, कुछ का एंगल इधर जाएगा, कुछ का एंगल इस तरफ जाएगा, तो ये बड़ी इरेगुलर सी रिफ्लेक्शन है। उसी को साइंटिस्ट ने डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का नाम भी दिया है, यानी हर जगह डिफ्यूज़ हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूज़ हो रही है, और उसी को साइंटिस्ट स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, कि जैसी लाइट पड़ रही है तो मुख्तलिफ जगह पे स्कैटर हो रही है। सही है, तो ये तीनों ही हैं, ये याद रखिएगा, इस तरह से प्ले करेगा वो आपके दिमाग के साथ। ठीक है, ऑल ऑफ दैम। आगे चलते हैं। इन प्लेन मिरर्स द इमेज इज़ फॉर्म्ड इज कॉल्ड। ओके, मिरर्स जो हैं, प्लेन मिरर बिल्कुल जो सीधा मिरर है जिसमें हम तस्वीर देख रहे होते हैं अपनी, तो क्या वो रियल इमेज होता है, क्या वो वर्चुअल इमेज होता है, क्या वो फेक इमेज होता है, या कोई इमेज ही नहीं होता? ऑब्वियसली इमेज तो होता है, और फेक भी नहीं होता, इमेज तो बनता ही है ना। ये दोनों ऑप्शन तो यही ऑब्सोलीट होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो वो रियल इमेज बनाएगा या वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। एंड द राइट आंसर इज़ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये एक ऐसा इमेज है जो कि वर्चुअली आप देख रहे होते हो। ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ये एक मिरर है। ठीक है, और ये मिरर जो है, ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लाइट रेज फॉल करती हैं, मिरर के ऊपर जाती हैं, और उसके बाद टर्न बैक होकर दोबारा एक इमेज बनाती हैं, जो कि एक वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा जब आपको रियल इमेज समझ में आएगा, और मेरी आंख जो है ना वो वर्चुअल इमेज को देख रही होती है। पिन होल कैमरा, ठीक है, अब तो नहीं होते पिन होल कैमरा, लेकिन बट दीज कैमराज, पिन होल कैमराज आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कैमराज। पिन होल कैमरा द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। जो कैमरा हमारा इमेज लेता है, ये किस किस्म का इमेज होता है पिन होल कैमरा में? क्या ये रियल होता है, वर्चुअल होता है, फेक होता है, या कोई इमेज होता ही नहीं है? एंड द राइट आंसर इज़ रियल इमेज। ये जो पिन होल कैमराज जो है ना, ये स्टार्टिंग में इस तरह के थे। ये तो खैर एक पिक्चर जो मैंने लगाई है आपको रेलेवेंसी दिखाने के लिए। पिन होल कैमरा जो है वो रियल इमेज लेता है। अच्छा देखो, इस चीज़ को अभी फ़िलहाल याद कर लो, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आने वाली है। पिन होल कैमरा विल फॉर्म द रियल इमेज, ओके, और प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज देता है। ये दोनों बातें रट लो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये चीज़, ये डिफरेंस आपके सामने आ गया है, प्लेन मिरर वर्सेस पिन होल कैमरा। देखो, प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, और पिन होल कैमरा जो है वो रियल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर जो है वो लेफ़्ट टू राइट लेटरल इमेज बनाता है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट इमेज बनाता है, और पिन होल कैमरा जो है ना अपसाइड डाउन यानी वर्टिकल इमेज बनाता है। अभी इसकी पिक्चर्स भी आ जाएंगी। और प्लेन मिरर में एट अ सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे मैं होऊंगा उतनी ही डिस्टेंस पे मेरी जो है ना वो इमेज आ रहा होगा। और कैमरा के लिए मुझे डिस्टेंस को, पिन होल कैमरा के लिए मुझे डिस्टेंस को चेंज करना भी पड़े। कभी कभी होता है फोकस में नहीं आ रहा होता, तो मैं पीछे जाके कैमरे से पिक्चर लेता हूँ, तो डिस्टेंस यहाँ पे वेरी कर रहा होता है। प्लेन मिरर में मैं जितना बड़ा मैं दिख रहा हूँ ना, सामने मेरा अक्स जो बनेगा, जो वर्चुअल इमेज बनेगा, जब भी तो इसको अक्स कहते हैं। अक्स का मतलब होता है थोड़ा सा धोखा। ये वर्चुअल इमेज बनता है, वो उतने ही साइज़ का बनेगा। लाइक मैं अगर अपना हाथ जो है वो नॉर्मल जो हमारे घर में प्लेन मिरर्स होते हैं उसके ऊपर मैं रखूँगा, तो उतने ही साइज़ का मेरा हाथ जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके वो इमेज उसका वर्चुअल बन रहा होगा। पिन होल कैमरा में तो इमेजेस बहुत छोटे बनेंगे, रियल बनेंगे और छोटे बनेंगे। तस्वीर के अंदर मैं पूरा का पूरा 6-5 फीट का बंदा आ रहा होता हूँ इस छोटी सी तस्वीर के अंदर, तो वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट 6 फीट का है या 5 फीट का है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जब मैं उसको कैप्चर करूँगा तो मेरी पिक्चर जो आएगी वो इतनी सी होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी सी। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उससे बहुत ही छोटी उसकी इमेज आती है पिन होल कैमरा में। ये डिफरेंसेस आपको याद करने, इन्हीं डिफरेंसेस में खेलेगा आपसे एग्जामिनर और क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। विच मिरर विल प्रोड्यूस दी सेम साइज़ इमेजेस, 3-4 वो क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको पता होगा सेम साइज़ इमेज जो है वो प्लेन मिरर के अंदर बनता है। कौन से मिरर के अंदर जो है वो वर्चुअल इमेज बनता है, आपको पता है प्लेन मिरर के अंदर बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन। हाँ, ये देख लो, रियल इमेज होता है और वर्टिकल इन्वर्जन। रियल इमेज किसके अंदर बन रहा है? पिन होल कैमरा में बन रहा है। ये
ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मैंने पिक्चर खींची, एक ये छोटा सा मॉडल दिखाया है पिन होल कैमरा का। ये फोकस करके इसको जब अपने पास लाएगा तो इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा इसको, ठीक है। तो रियल इमेज तो बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, मगर इन्वर्ट बनेगा, वर्टिकली इन्वर्जन बनेगा, ठीक है। ये पिन होल कैमरे की सिमेट्री है। आगे, और ये प्लेन मिरर, ये मैंने आपको बताया ना कि जितना बड़ा मैं दिख रहा हूँ ना उतना ही इमेज मुझे प्लेन मिरर देगा, मगर लेटरल इन्वर्जन के साथ देगा। ये आपको देख रहे हैं कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, अपना इमेज देख रही है मिरर के अंदर, ठीक है। सेम उसका इमेज बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, मगर उसका मिरर इमेज बन रहा है बिल्कुल। मिरर इमेज मतलब उसका सिमेट्रिकली लेटरल इमेज बन रहा है, यानी राइट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है ना, इस तरह से बन रहा है। तो प्लेन मिरर जो है वो लेटरल इन्वर्जन्स देता है, और इनका इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, और पिन होल कैमरा जो है उनका इमेज रियल होता है, ठीक है। और वो लेटरल नहीं, वो वर्टिकल इन्वर्जन देते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आ जाएगा रियल इमेज वर्टिकल इन्वर्जन, आप बोलोगे पिन होल कैमरा। कहीं भी आ जाएगा वर्चुअल इमेज लेटरल इन्वर्जन, आप कहोगे प्लेन मिरर। लेट्स मूव ऑन। हाँ, इंस्ट्रूमेंट डेट यूज टू प्लेन मिरर्स विद 45 डिग्री एंगल इज कॉल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिरर्स की जो है एप्लीकेशन आ रही है, बड़ी बड़ी जगहों पे मिरर्स जो है वो यूज़ हो रहा है। ये आपको कह रहे हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दें जहाँ पर हम दो प्लेन मिरर्स, ठीक है, प्लेन मिरर्स यूज़ कर रहे हैं और उनको हम 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। द राइट आंसर इज पेरिस्कोप। जी, पेरिस्कोप के अंदर जो है ना वो दो इमेजेस रखे हुए होते हैं, और दो जो है वो मिरर्स रखे होते हैं, और दोनों के दोनों जो हैं वो 45 डिग्री पे। ये रहा पहला वाला मिरर और ये रहा दूसरा वाला मिरर, ठीक है। लाइट जो है वो यहाँ से फॉल करके इधर से रिफ्लेक्ट होती है, सीधी इसी मिरर पे आती है, और यहाँ से ये भी 45 डिग्री पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है, और यहाँ पे मैं उस इमेज को देख लेता हूँ। इसको बेसिकली सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है। सबमरीन्स जो होती हैं वो बिलो द सी होती हैं, समंदर के बिल्कुल नीचे होती हैं। तो ये इस तरह का जो है पेरिस्कोप जो है वो ये लोग बाहर निकालते हैं, और यहाँ से जो भी इमेज बन रहा होता है इनको आराम से नीचे इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अज़ान हो रही है, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको, उसके बाद जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ ओके जी, अज़ान जो है ख़त्म हुई, हम स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम थे पेरिस्कोप पे। मैं आपको पेरिस्कोप की सिमेट्री बता रहा था। जस्ट वेट अ मिनट। ओके जी, तो ये जो प्लेन मिरर्स हैं ये यहाँ पे 45 डिग्री, एक यहाँ पे 45 डिग्री, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुँच रही है, सबमरीन्स में यूज़ होती है। इसको मैं पेरिस्कोप कहता हूँ। तो जब कभी भी आपके पास सवाल आ जाए कि दो प्लेन मिरर्स यूज़ हो रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को तो हम पेरिस्कोप कहते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है? सबमरीन्स में यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट यूज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विद सेवरल मिरर्स एट 60 डिग्री एंगल इज कॉल्ड, ठीक है। जनाब ये आपसे कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यूज़ कर रहा है, और 60 डिग्री के ऊपर बहुत सारे जो है ना वो मिरर्स अटैच होते हैं, और उनकी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ये यूज़ कर रहा होता है, और फिर कुछ डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। तो उसको क्या बोलते हैं? कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली पेरिस्कोप तो नहीं होगा, बिकॉज उसमें तो सिर्फ दो मिरर्स यूज़ हो रहे हैं, और वो भी 45 डिग्री के एंगल पे। तो दिस वन इज़ नॉट दैट। माइक्रोस्कोप के अंदर मिरर्स जो है वो एक मिरर यूज़ होता है रिफ्लेक्शन के लिए, मल्टीपल मिरर यूज़ नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। टेलीस्कोप, आई डोंट नो अबाउट द टेलीस्कोप एंड कैलिडोस्कोप, तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा राइट आंसर है। वैसे टेलीस्कोप में भी एक लार्जर लेंस यूज़ होता है, एंड द राइट आंसर इज़ या कैलिडोस्कोप, ठीक है। कैलिडोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत सारे मिरर्स यूज़ कर रहा है, और उसमें 60 डिग्री के ऊपर, और उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से कुछ डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। देख लें कि बड़े फ़नी से एक एंटरटेनिंग टाइप के जो है वो पैटर्न्स बन रहे हैं। कैलिडोस्कोप को यूज़ ही एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किड्स के जॉय के लिए अदर टूल। बच्चे जो होते हैं वो उसमें से डिफरेंट पैटर्न्स देख रहे होते हैं। और ये जो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं
म्यूज़िकल शोज़ होते हैं या कॉन्सर्ट्स होते हैं, आपने ऊपर देखा होगा कि डिफरेंट किस्म की जो है वो ग्लोब्स लगे हुए होते हैं जो कि कलरफुल से जो है वो पैटर्न्स फेंक रहे होते हैं, वो कैलिडोस्कोप ही यूज़ हो रही होती है वहाँ पर। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, दो मिरर्स हैं आपके पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें इतनी कन्फ्यूजन कर लेते हैं लोग, हालांकि बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत सारे इवन मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी कंफ्यूज होते देखा है। एक टाइम पर मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था, कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। सिंपल सिंपल याद रख लो। देखो, कॉनकेव कर्व इनसाइड, कॉन्वेक्स कर्व आउटसाइड। होते दोनों स्पेरिकल हैं, यानी ये स्फेयर फॉर्म में होते हैं। कॉनकेव, ये जो केव है ना, केव से याद रख लो, केव जैसे गार होता है, गार के अंदर स्पेस होती है, इसी तरह से एक तरह से समझ लो ये गार, गार का एक मुंह खुला हुआ है, केव। तो जहाँ भी केव आ जाए आप समझ जाओगे ये वो वाला मिरर है जिसके अंदर की तरफ इन्वर्जन जा रही है, जैसे गार में अंदर की तरफ। और कॉन्वेक्स, वैक्स का मतलब होता है धारीदार चीज़। तो ये वैक्स, ये देख लो इसका बल्ज ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा फूला हुआ है, धारीदार चीज़ ब्लेड टाइप की ऊपर आ रही है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, एक को याद कर लो दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। मुझे तो कॉनकेव जो है केव से याद हुआ है, लाइक कॉनकेव, अच्छा वो वाला मिरर जिसके अंदर की तरफ इंप्रेशन होता है, गार की तरह से इसका मुंह खुला हुआ होता है। और कॉन्वेक्स उसका उल्टा है, जिसके अंदर नहीं, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा मोटा सा होता है, शार्पी सा होता है। सिंपल, जैसे भी याद रखना चाहो, इसको सिम्बॉलिक लर्निंग कहते हैं, यानी सिम्बल्स के थ्रू या किसी निशानी के थ्रू आप याद रखें। तो मैंने तो इस तरह से याद रखा था। सो इट्स क्वाइट सिंपल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, आपसे कहा यह जा रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज कॉनकेव, यानी वो वाला मिरर जो कि अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो है वो स्पेस बनी हुई है, केव। ओके, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखूं तो कौन सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, लार्जर इन साइज बनाएगा, अपराइट बनाएगा, ऑल ऑफ देम। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है मेरा वर्चुअल इमेज बनाएगा, साइज़ से बड़ा बनाएगा इस बच्चे का वो देख रहे हो आप, मतलब फेस, इसका फेस देखो और इसका फेस मिरर में देखो कितना बड़ा आ रहा है। तो ये अपने इमेज से बड़ा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, रियल नहीं है, और अपराइट बनाता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ ही, मतलब इसकी लैटरल इन्वर्जन है। और एंड वाइस वर्सा इफ ऑब्जेक्ट प्लेस फार अवे, और इन्हीं सारी चीज़ों को आप वाइस वर्सा करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैं करीब से हटा के ज़रा दूर प्लेस कर दूँ तो वो जो है वो अपराइट नहीं होगा, इमेज जो है वो स्मॉलर बनेगा साइज़ के अंदर। तो ये है कॉनकेव मिरर के सामने के करीब या दूर अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे। आगे चलते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस फार अवे, अब ये घर तो बहुत दूर है ना, और ये मिरर मेरे पास है कॉनकेव। जब मैंने दूर ले जाके देखा तो इमेज स्मॉल बना और इमेज इन्वर्टेड बना, सही है। यहाँ पीछे जो है इमेज क्या था, अपराइट, अपराइट, यानी जैसा बंदा है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी तरह से इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अपराइट बन रहा है कि एक घर आप देख रहे होंगे पीछे, ये ऐसे है, और मैं जैसे ही कॉनकेव को पीछे ले गया, फार अवे ले गया, तो इसने अपराइट इमेज ही उलट दिया इसने, ठीक है, और स्मॉल भी हो गया साइज़ के अंदर। तो ये कॉनकेव मिरर जो है, ये इसके इमेजेस इस तरह से होते हैं, करीब अगर ऑब्जेक्ट रखें या दूर रखें। आगे चलते हैं। ओके, विच मिरर इज़ यूज टू कन्वर्ज द लाइट बीम और रेज, ठीक है, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं वैसे। चलो, आपको ये 3 मिरर्स दिए हुए हैं, इनमें से कहा जा रहा है कि कौन सा मिरर है जो कि लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब है उनको एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है। क्या वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्या वो कॉनकेव मिरर है, क्या वो प्लेन मिरर है, क्या ये सारे के सारे मिरर्स यही काम करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब ये देखो, ये रहा कॉनकेव, केव की तरह से, गार की तरह से इसकी जो है वो एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ से लाइट जो है स्ट्राइक हो रही है और स्ट्राइक होके सीधी कॉनकेव मिरर पे आ रही है, अपर पार्ट से इस ऑब्जेक्ट के और लोअर पार्ट से। ये दोनों जो है यहाँ पर आ रही हैं लाइट्स, और यहाँ पे लाइट आने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं तो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं। ये पॉइंट नज़र आया आपको, इस पॉइंट पे ये मिल रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
और ये कन्वर्ज करता है इसी के अपोजिट में कॉन्वेक्स मिरर है जो कि वैक्सी टाइप है थोड़ा सा, यानी जिसका जो है वो वैक्स निकला हुआ है, यहाँ पे आप ये कह लें कि उभार निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेम पोजीशन है, लाइट जो है दोनों इंसिडेंट रेज यहाँ पे आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होके अलग अलग एंगल्स में जा रही हैं, कहीं भी जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मिल नहीं रही। तो डाइवर्जिंग मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर, और वो मिरर जो कि लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। विच मिरर इज़ यूज्ड इन कार्स एज अ रेयर व्यू। आप मुझे बता दो कि इन मिरर्स के अंदर, कार के अंदर जो रेयर मिरर जो होता है ना, जिसके ज़रिए हम यानी बैक की तरफ देख रहे होते हैं, वो जो मिरर है उसमें वो कौन सा मिरर यूज़ हो रहा होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। और ये बहुत आता है ये सवाल एग्जाम्स के अंदर कि कार के अंदर जो रियर व्यू के लिए जो मिरर्स यूज़ हो रहे होते हैं उसमें कॉन्वेक्स यूज़ होता है, कॉनकेव यूज़ होता है, प्लेन मिरर यूज़ होता है, या सारे यूज़ हो जाते हैं। द राइट आंसर इज़ ये रियर व्यू आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रियर मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। राइट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। तो कार के जो रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं, ये इधर लगा हुआ है, और जो साइड मिरर्स जो होते हैं वो दोनों, उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको रट लो बस भले, क्योंकि ये सवाल बहुत आता है, ठीक है। और भी कुछ जनरल यूजेस बता रहे हैं आपको कॉनकेव मिरर के, वैक्स के नहीं, कॉनकेव के। कॉन्वेक्स का तो हमें यूज़ पता लग गया ना पीछे कि कार के रेयर मिरर्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा होता है साइड मिरर्स में, और कार के अंदर जो रेयर मिरर होता है। कॉनकेव मिरर के जनरल यूज़ बता रहा है आपको। हेडलाइट, ये कार की जो हेडलाइट है इस पर कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, कॉनकेव, ठीक है। मेकअप मिरर्स, ये जो आप जिसमें आप अपने बनाव सिंगार करते हो, से मेकअप वगैरह करते हो, ये जो मिरर्स होते हैं कौन से होते हैं, ये कॉनकेव मिरर्स होते हैं। टेलीस्कोप, मैं दूर से प्लैनेट्स को देखता हूँ कौन सा मिरर लगा के, कॉनकेव। डेंटल मिरर, ये जो डेंटिस्ट है जो है वो चेक करता है जब वो ऑपरेट कर रहा होता है किसी भी टूथ को, कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहा होता है। तो बड़ी एप्लीकेशंस हैं कॉनकेव मिरर की, 4 एप्लीकेशंस तो याद रखो। मेकअप मिरर में यूज़ हो रहा है, डेंटल मिरर में यूज़ हो रहा है, कार की हेडलाइट में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और टेलीस्कोप में यूज़ हो रहा है कॉनकेव। अगर ये नहीं होता तो क्या होता हमारा, मेकअप कैसे करते हैं हम, स्पेशली गर्ल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको कॉन्वेक्स मिरर ये आपको नज़र आ गया, मैं पहले ही बता रहा था। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कार के ये जो है साइड मिरर्स जो हैं इसमें यूज़ होता है। उसके बाद आपने, हमारे यहाँ तो खैर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यूरोप में या आप सऊदी अरब में भी चले जाएँ अगर, रियाद में या जद्दा में, वहाँ पर ये स्ट्रीट मिरर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर हैं, तो आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि बैक के ऊपर कोई आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है। इनको ब्लाइंड कॉर्नर्स कहते हैं, और ये सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज़ होता है। बड़े बड़े मॉल्स में या शॉपिंग मॉल्स में, या बड़े बड़े आप कह लेंगे शॉप्स के अंदर, यहाँ इस तरह के मिरर्स होते हैं, तो मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा व्यू मेरे सामने आ रहा होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको याद रखना है। रेयर व्यू मिरर्स के अंदर यूज़ हो रहा है, ब्लाइंड कॉर्नर्स के अंदर यूज़ हो रहा है, और सिक्योरिटी मिरर्स के लिए यूज़ हो रहा है। लेट्स मूव ऑन, ठीक है जनाब। इन्वेस्टिगेटिंग साउंड्स चैप्टर नंबर 11 जो है वो शुरू हो चुका है। इसको मैं अभी यहीं ऑफ़ कर रहा हूँ, और अभी इंशाल्लाह आज ही कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट करके कल ही अपलोड कर दूँ। और इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग साउंड के बाद लास्ट चैप्टर है सैटेलाइट्स वाला, और आपकी क्लास 6 की बुक बिल्कुल फिनिश हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को भी याद रखिएगा, और इसको प्रमोट कीजिए, और इंशाल्लाह बेइंतहा स्टफ़ आने वाला है। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।